लॉ के एक और कंसेप्ट से बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा डिस्कशन का वो है डॉवर, और अरेबिक टर्म में इसको मेहर कहा जाता है। अमीर अली के मुताबिक डॉवर वो कंसिडरेशन है जो कि वाइफ को बिलोंग करता है, वो भी एब्सोल्युटली। और वहीं पे विल्सन ने कहा कि वो ऐसा कंसिडरेशन है जहां पे जो पर्सन, और यहाँ पे जो पर्सन है वो वाइफ है, खुद को सरेंडर करने के टाइम पे जो वो लेती है उसको डॉवर कहा जाता है। डॉवर जो है आज का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, और वो उन्होंने ऑब्लिगेटरी किया जितने भी शादियां होती हैं उस पे इम्पोज किया गया कि भी ये अपने काउंटर पार्ट को देंगे। यहीं पे हमारे पास एक केस आता है अब्दुल कादर वर्सेस सलीमा ILR 1886। यहाँ पर शादी को कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया गया और यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेल प्लस कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन जो है आपको कंजुगल इंटरकोर्स के लिए दिया जा रहा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल के कंपैरिजन में आता है। और वहीं पे जो गुड्स है, जब हम लोग अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो जब अगर गुड्स का प्राइस पे नहीं करता तो आपके पास लियान का राइट रहता है। वहीं पे यहाँ पर भी सेम प्रोविजन आ जाता है, जैसे कि अगर आपका डॉवर अनपेड रह जाता है तो आपके पास लियान का राइट आ जाता है। यहाँ पर क्या आता है कि भी जो वाइफ है वो अपने आप को कंजुगल राइट के लिए मना कर सकती है कि भी मैं कंजुगल राइट नहीं करूंगी जब तक कि आप मेरा डॉवर पे ऑफ ना कर दे। वहीं पे श्रीमती नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली का एक केस आया जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि मोहम्मदियन लॉ में कोई डाउट नहीं है कि जो डॉवर है वो मनी या प्रॉपर्टी की बात करता है जो कि वाइफ एंटाइटल होती है और वो रिसीव कर सकते हैं अपने हस्बैंड से कंसिडरेशन के बदले जो वो शादी उनके साथ कर रही है। इसका मतलब यहाँ ये नहीं बनता कि कंसिडरेशन जो है आपको वो कंसिडरेशन लेना है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया, उसका कंपैरिजन उसके साथ मत करिए। इन्होंने कहा डॉवर जो है वो एक ऑब्लिगेशन है जो कि हस्बैंड पे इम्पोज कर रखा है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। मेहर जो है वो नेसेसरी है शादी के लिए, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि शादी के टाइम आपको उसको एटलीस्ट मेंशन कर देना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका बेसिक रीजन क्या है मेहर को इंट्रोड्यूस करने का, कि वाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि हस्बैंड के पास आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज वो अपने डिवोर्स का पावर कर सकता है, क्योंकि पॉलीगैमी यहाँ पर परमिटेड है और वो जब चाहे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकते हैं। तो एक कैप्रियस चेक करने के लिए ये डॉवर की रकम जो है बेसिकली यहाँ रखी जाती है। मेन डॉवर का क्या फंडा है, जैसे मान लीजिए अगर पहली शादी होती है, हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को पहले 4 लाख का डॉवर दिया, कुछ भी रकम कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं कि 4 लाख का दिया और वो कुछ टाइम तक उनके साथ रही, उसके बाद डिवोर्स हो गया, इद्दत पीरियड हो गया, अब वो फ्री हो गए। अब जब आप सेकंड टाइम के लिए मैरिज करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, जब सामने वाले को पता चलेगा कि पहली वाली शादी में 4 लाख रुपए दिए, जो सेकंड वाइफ होगी वो 4 लाख से नीचे तो शायद नहीं मानेगी, उससे ऊपर माने तो एक अलग चीज है। तो इसका मतलब अगर आप सेकंड शादी करने जा रहे हैं या तो मत करो, काम ही खत्म है। लेकिन अगर आप सेकंड शादी के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास उतना रिजर्व मनी होना चाहिए, तभी आप जो है निकाह फॉर्म में जा सकते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि भी अगर बाई चांस आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा होती है तो यहाँ पे मेहर का कोई प्रोविजन नहीं है। अब इसका मेन जो क्लासिफिकेशन है वो बात करता है आपका स्पेसिफाइड डॉवर का, इसका मतलब इसको मेहर मुसम्मा कहा जाता है। वहीं पे दूसरा आता है कस्टमरी यानी कि प्रॉपर मेहर मिसल कहते हैं। स्पेसिफाइड डॉवर का मतलब होता है शादी के दौरान जब आप निकाह नामा में फिक्स कर देते हैं कि भी हम क्या देंगे, वो स्पेसिफाइड डॉवर आ गया। वहीं पे कस्टमरी डॉवर होता है जो आपके कस्टम्स कहते हैं लेकिन फिक्स नहीं है। यहीं पे स्पेसिफाइड डॉवर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड आ जाता है, प्रॉम्प्ट डॉवर एंड योर डेफर्ड डॉवर। प्रॉम्प्ट डॉवर को मुवज्जल कहते हैं और डेफर्ड को मुवज्जल कहते हैं। प्रॉम्प्ट डॉवर जो है यहाँ पे इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाता है, वो भी ऑन डिमांड। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भी ऑन डिमांड वर्ड होना चाहिए। अगर ऑन डिमांड है तभी यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट डॉवर बनता है। आफ्टर कंज्यूमेशन अगर हो भी जाता है तो जो प्रॉम्प्ट डॉवर था वो डेफर्ड में तब्दील नहीं होगा, वो प्रॉम्प्ट ही रहेगा। हस्बैंड जो है वो एंटाइटल्ड है अपना
कंजुगल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, लेकिन वहीं पे वाइफ के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में जाके सबसे पहले प्रॉम्प्ट डॉवर के लिए कर सकती है, उसके बाद कोर्ट भी मतलब आपको पहले प्रॉम्प्ट डॉवर देने की बात करेंगे और उसके बाद आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अगर आपने सूट डाला है तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे बात करता है 3 साल का। 3 साल का मतलब आपने जब मांगा, सामने वाले ने जब रिफ्यूज किया, यानी कि डिमांड एंड ऑन रिफ्यूजल। मान लेते हैं कि भी लड़की ने 4-5 दफा मांगा, वो 4-5 दफा टरकाता रह गया, यहां तक लिमिटेशन पीरियड नहीं है। लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है? जब स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने मांगा, सामने वाले ने अब डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मैं नहीं दूंगा, तब से आपका 3 साल का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। फिर आ जाता है कि भी डेफर्ड डॉवर क्या है। डेफर्ड जो है उसको मूवजल कहते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है ईदर एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, चाहे वो आपने डिवोर्स से करा हो या आपका डेथ से हुआ है। अब यहाँ पे वाइफ जो है वो अपना मेहर की रकम को रिनाउंस कर सकती है एट द टाइम ऑफ हस्बैंड्स फ्यूनरल। कुछ फॉर्मूले होंगे जो उनको रिसाइट करना है, उसको बोलने के बाद वो उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वाइफ का इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा, कंटिंजेंट नहीं होगा। अब चलते चलते एक बार थोड़ा सा वेस्टेड और कंटिंजेंट वर्ड को भी मैं क्लियर कर दूं। वैसे आप जब टीपीए देखेंगे तो टीपीए में सेक्शन 19 वेस्टेड की बात करता है और 21 जो है कंटिंजेंट की बात करता है। वेस्टेड को देख लेते हैं। ए का फादर, ए के पास प्रॉपर्टी तब आएगी जब उनके फादर पूरे होंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी पूरे तो वो होंगे। पूरे होने का मतलब उनकी डेथ होना है। यहाँ पर अगर उनका डेथ हो जाता है उससे पहले, तब तक उनका वेस्टेड राइट है, यानी कि कभी ना कभी तो वो पूरा होगा। लेकिन कंटिंजेंट क्या आता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि फादर ने एक कंडीशन लगाया अपने बेटे के लिए कि आप सी के साथ शादी कर लो। आप जब सी के साथ शादी करोगे तब मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। नाउ दिस इज कंटिंजेंट, दिस इज कंडीशन। कंडीशन कैसे हो सकता है? शादी के टाइम पे वो लड़की मर जाए, हो सकता है शादी के पागल हो जाए, हो सकता है कि आपके साथ शादी करने से पहले वो ऑलरेडी मैरिड हो। तो जब ऑलरेडी मैरिड है तो जब तक उसका हस्बैंड मरेगा नहीं या डिवोर्स नहीं होगा तब तक वो आपके साथ नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंटिंजेंट है, ये कंडीशंस है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन वेस्टेड क्या था? होना ही होना है, लेकिन होने में डिले है, लेकिन तय है कि ये आपके पास रिजर्व राइट है। यहाँ पे आ जाता है कि भी जो आपका मेहर की रकम है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट कैरी करता है, ना कि कंटिंजेंट। वहीं पे आ जाता है कि कस्टमरी डॉवर किसको कहते हैं, यानी कि प्रॉपर डॉवर क्या है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? पर्सनल क्वालिफिकेशन वाइफ की, उनकी एज, उनकी ब्यूटी, उनकी फॉर्च्यून, इनको देखकर आप कैलकुलेशन लगाएंगे। फादर का सोशल पोजीशन मार्केट में क्या है, डॉवर जो पैटर्नल के रिलेशन में फीमेल्स को दिया गया वो कितना है। इसका मतलब जैसे कि जो ब्राइड है उनकी बुआ को अपने टाइम में कितना दिया गया था, तो आप उनसे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे। चौथा, हस्बैंड का इकोनॉमिक कंडीशन क्या। पांचवा, सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम क्या। अब हम इसको थर्ड पॉइंट से रिलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए थर्ड पॉइंट में हमने ये कहा कि भाई डॉवर जो फैमिली रिलेशन में फीमेल जो थी उनके साथ, मान लो कि अपने टाइम में उन बुआ को 1 लाख रुपए दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो 1 लाख का 1 लाख ही रहे, वैसे 1 लाख कहीं तो शूट करा ही होगा, तो वो सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम देखकर वो पैसे को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वाइफ के पास कोई राइट्स है, क्या कोई रेमेडीज है अगर डॉवर हस्बैंड पे नहीं कर रहा है? बिल्कुल, वाइफ को हैबिटेशन के लिए मना कर सकती है। वाइफ का राइट है कि वो डॉवर को एज अ डेट ट्रीट कर सकती है। तीसरा, वो हस्बैंड का, और वो भी डिजीज हस्बैंड के जो भी प्रॉपर्टीज उसके पास है उसको वो रिटेन कर सकती है। अब यहाँ पे अगला एक और क्वेश्चन आता है कि भी अमाउंट ऑफ डॉवर बनता कितना और उसका कंडीशन क्या रहेगा पेमेंट के दौरान। अगर तो एग्रीमेंट के दौरान आपका मेहर फिक्स्ड है, मैरिज अगर कंज्यूमेट हो गया है तो आपको होल ऑफ द डॉवर मिलेगा। वहीं पे अगर मेहर अनस्पेसिफाइड है, कंज्यूमेशन मैरिज हो चुका है, तब आपको प्रॉपर डॉवर मिलेगा। मैरिज अगर इररेगुलर है, अगर कंज्यूमेट हो गया तो आपको या तो स्पेसिफाइड डॉवर मिलेगा या प्रॉपर डॉवर मिलेगा।
वाइफ अगर उसका डिवोर्स हो जाता है बिना किसी कंज्यूमेशन के, तो उसको स्पेसिफाइड डॉवर का हाफ मिलेगा, जो भी स्पेसिफाइड था उसका हाफ। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ 3 आर्टिकल्स के कोई भी ड्रेस वगैरह आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो उस वैल्यू को कैरी कर रहा हो। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी के पास मनी हो, प्रॉपर्टी हो, क्योंकि डॉवर जो है इन्हीं की शक्ल में आता है। या तो आपके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी दे दो, पैसा है तो पैसा दे दो, लेकिन क्या सब लोगों के पास पैसा प्रॉपर्टी है? मतलब ओवर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन भी तो लोग रहते होंगे। अब उस केस में क्या, यानी कि तब उनकी शादियां तो फिर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्लिगेटरी है मुस्लिम मेल्स के ऊपर कि भी उनको शादी के टाइम अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ देना है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ ही है, तो वो अपनी वाइफ को क्या देगा? तो कुरान में यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन है कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हस्बैंड है वो कुरान की आयतें पढ़ के अपनी वाइफ को सुना दे, क्योंकि आपको कुछ देना है, कुछ में कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास है तो आप उनको दो, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन आप कुरान की आयतें पढ़ के उनको सुना देंगे। तो आज हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं फटाफट से कि भी हम लोगों ने डॉवर में क्या देखा। डॉवर जो है वो मुस्लिम में एक ऐसा ऑब्लिगेटरी रखा गया है मेल काउंटर पार्ट्स पे कि शादी के टाइम पे उसको वो अपनी वाइफ को देना ही है। महर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है आपका स्पेसिफाइड डॉवर, स्पेसिफाइड फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रॉम्प्ट डॉवर एंड डेफर डॉवर। दूसरा आ जाता है योर कस्टमरी डॉवर। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे और भी देख लिया कि वाइफ के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है और कितना अमाउंट किस कंडीशन पे वो डिवोर्स्ड वाइफ को या जो विडो वाइफ है उनको कितना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भी यहाँ पर विडो हो गई है तो उनका डॉवर का राइट खत्म हो रहा है। वो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है जो उसके हाथ में थी वो उसमें से अपना रीएम्बर्स कर लेगी और रीएम्बर्स करने के बाद बाकी प्रॉपर्टी उसको डिजीज्ड हस्बैंड के लीगल हेयर्स को देना होगा। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।